समझते हैं कि सरल लोलक है क्या, है ना। तो लोलक तो नया शब्द होगा आपके लिए। सिंपल पेंडुलम ज़्यादा समझते हो कि पेंडुलम क्या होता है, ठीक। तो इस चित्र को देखोगे तो परिभाषा अपने आप आ जाएगी यहाँ से। तो एक ये भारी द्रव्यमान की बिंदु वस्तु है। बिंदु वस्तु मतलब गोलाकार है, छोटी है, पर द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है ना। हाँ, बॉल हो सकती है, लेकिन उस बॉल का द्रव्यमान हमको बहुत ज़्यादा रखना है। टेनिस की बॉल समझो तो समझो कि लोहे की बॉल हो, या लोहे से भी ज़्यादा हीरे की बॉल हो, उसका घनत्व तो ज़्यादा होता है। तो बॉल जैसे ही संरचना है, लेकिन ये कैसी संरचना है, भारी है, बहुत भारी है, और बिंदु जैसे है। तो इसका नाम क्या हो गया, एक भारी द्रव्यमान की बिंदु वस्तु को, ठीक है। एक डोरी है ये। तो इस डोरी की क्वालिटी क्या है कि ये अवितान्य है, मतलब इसकी लंबाई ना बढ़ेगी ना घटेगी। जिसको खींचा ना जा सकते, ताना ना जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं, अवितान्य। ऐसा ना हो कि मैं 1 मीटर लिया, इसको बाहरी वस्तु 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर के गोला लटका दिया तो रस्सी टूट गई या फिर वो बढ़ गई। ऐसी रस्सी हमको नहीं लेना है, ठीक है। पर ये आइडियल कंडीशन है यार, बिना रस्सी के तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, कुछ ना कुछ तो बढ़ ही जाएगी। पर कंडीशन हम ले लिए हैं कि ये कैसी रस्सी है, अवितान्य है, जिसको खींचा नहीं जा सकता, ठीक है। दूसरा, भारहीन है। अब ये जबरदस्ती की बात है, भारहीन है। यदि रस्सी है, कणों से मिलके बनी है, तो कुछ ना कुछ तो भार होगा ही। पर आदर्श स्थिति मान लेते हैं कि इसमें कोई भार नहीं है, बिल्कुल भारहीन है, आपके बाल जैसे है। बाल से भी पतला सोच सकते हो, तो वो वाली रस्सी यहाँ पर लगाना है ना। तो ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जो मजबूत रहते हैं, बाल की कंडीशन में भी मजबूत रहते हैं, इतनी पतली कंडीशन में भी, ठीक है। और साथ में कैसी हो, लचीली हो, कड़ी ना हो। बाल भी हमारा लचीला जैसे होता है ना, बस बाल जैसे रखना है। पर बाल थोड़ा मजबूत नहीं है, लटकाएंगे तो वो टूट जाएगा, खिंच जाएगा, ये थोड़ी उसमें कमी है। तो इससे लटका करके घर्षण रहित दोलन की व्यवस्था कर देते हैं। माने जब ये घूमता है तो जो हवा होती है उसके घर्षण के कारण ये धीरे धीरे रुक जाता है। जैसे अभी कभी आप झूला झूले होगे कि पेड़ में रस्सी बांध लिए, नीचे बैठ गए, अब आपको कोई बोलता है धक्का मार दिए, तो बहुत शुरू में तो बहुत ऐसा ऐसा चलते हो, थोड़ी देर में धीरे 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 कहाँ आ जाते हो, बीच में। क्यों आ जाते हो, क्योंकि हवा का क्या होता है, घर्षण होता है। यदि हवा ना रहे ना, कोई आपको झुला दे, एक बार इधर गए हो फिर इधर गए हो, आप ऐसे जिंदगी भर लाइफ टाइम तक ऐसे ऐसे झूलते रहोगे। बोलोगे भैया उतार दो, तो उतारने वाला भी कोई नहीं मिलेगा आपको ऐसे कंडीशन में। ऐसी कंडीशन है ये, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, सरल लोलक। समझ में आया। तो सरल लोलक की परिभाषा क्या हो गई, एक भारी द्रव्यमान की बिंदु वस्तु लेते हैं, क्या, एक भारी द्रव्यमान की बिंदु वस्तु लेते हैं, उसे भारहीन अवितान्य लचीली डोरी से लटका देते हैं और घर्षण रहित दोलन की व्यवस्था कर देते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, सरल लोलक कहते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाया, सरल लोलक। समझ में आ गया। तो अपने से शब्द बनाना है, केवल इनकी क्वालिटी समझो कि जो रस्सी है अवितान्य है, लचीली है, भारहीन है। रस्सी की क्वालिटी क्या हो गई, अवितान, लचीली, भारहीन। आगे पीछे कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। और जो ये गोलक है, कहना चाहिए वस्तु है, ये बिंदुजक वस्तु है और भारी वस्तु है। तो एक बिंदु आकार की भारी वस्तु को लचीली, भारहीन, अवितान्य डोरी से लटकाना है और उसमें घर्षण रहित दोलन की व्यवस्था कर देना है कि घर्षण ना लगे। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, सरल लोलक या सिंपल पेंडुलम, ठीक है। अब ये जब एक दोलन करेगा कि ये इधर माने यहाँ माध्य स्थिति से कहाँ गया, चरम स्थिति, चरम स्थिति से कहाँ आएगा, माध्य स्थिति, फिर माध्य स्थिति से दूसरी ओर कहाँ जाएगा, चरम स्थिति, फिर चरम स्थिति से लौट के कहाँ आएगा, माध्य स्थिति। तो एक दोलन लगे कहलाएगा। एक दोलन की परिभाषा पहले पढ़ चुके हैं, है ना। तो एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसको हम बोलते हैं दोलन काल। अब इसके लिए हमको दोलन काल का व्यंजक ज्ञात करना है।
लेकिन इस प्रश्न को समझना, ये प्रश्न दो तरह से परीक्षा में आता है ना, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमसे बनता हुआ भी हम उल्टा पुल्टा कराते हैं। इसको हम पहले चैप्टर में भी पढ़े थे, उसमें हम पढ़े थे यदि सरल लोलक का आवर्तकाल t है, उसकी लंबाई l है और उसका गुरुत्वीय त्वरण g है ना, तो विमी विधि से सरल लोलक का आवर्तकाल ज्ञात करिए। किस विधि से? विमी विधि से। एक प्रश्न ये हो गया। अब इसी प्रश्न में विमी शब्द भर हटा दे कि सरल लोलक का आवर्तकाल t है, लंबाई l है, त्वरण g है, द्रव्यमान भी दे दिया m है, तो इसका आवर्तकाल का व्यंजक ज्ञात करिए, है ना। दो प्रश्न हो गए यार। अब इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन वाला करना है। तो जब विमी विधि वाला आएगा तो उसमें विमी शब्द लिखा रहेगा, वो पहले चैप्टर में हम पढ़े थे। जब विमी शब्द नहीं आएगा तब ये वाला करना है, ठीक है। तो प्रश्न का नमूना समझ में आ गया। परीक्षा में दो तरह से पूछेगा, एक इसी सूत्र को निकालना है, लेकिन किस विधि से निकालना है? विमी विधि से। और एक इसी सूत्र को निकालना है, विमी विधि से नहीं, ये जो इसकी ओरिजिनल होती है उसके हिसाब से निकालना है, ठीक। तो चलिए अब हमको इस स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? चित्र बनाएंगे। चित्र सरल सा है, एक ऊपर डंडा खींच देना है, उस डंडे से एक डंडा और खींच देना है, सीधा सीधा जितना लंबा मन पड़े खींच देना, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा क्या बनाएंगे? गोला बनाएंगे। मान लो इसको धक्का मिला है, फोर्स मिला है, तो इधर भी जाएगा, है ना। तो डैश डैश कर दिया हूँ, मान इसका भूत है, लौट के इधर आएगा, इधर उधर जाता है, और इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इसलिए दो ठो एक कंडीशन बन गई। ये तीन ठो नहीं है कि तीन ठो रस्सी हो और तीन ठो वो क्या है, एक ही है, तीन पोजीशन है। मैं हूँ, चाहे यहाँ खड़ा हो जाऊं, चाहे यहाँ खड़ा। बताओगे, एक बार यहाँ खड़े थे आप, एक बार यहाँ खड़े थे, एक बार यहाँ खड़े थे, तो यही है, ये एक ही है, तीन नहीं है, पोजीशन तीन है कि कहीं ये यहाँ जाता है, कहीं यहाँ जाता है, कहीं यहाँ जाता है, जाने वाला का सिस्टम है बेचारे का, ठीक। क्लियर हो गया। अब जो हम डोरी लिए हैं उसकी लंबाई कितना है? L है, ठीक है। अब मान लो जब डोरी में हम इसको लटकाएंगे तो डोरी खींचेगी, तो उसमें टेंशन आएगा, तो उसको हम बोलते हैं तनाव। तो इसको हम किससे लिखते हैं? T से, है ना। मान लो किसी चीज को आप, यदि इसको मैं पकड़ा हूं तो धरती कहाँ खींचती है इसको? नीचे की ओर, और मैं कहाँ खींच रहा हूं? ऊपर की ओर। ये बेचारा टेंशन में है, कहाँ जाऊं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, इसमें तनाव उत्पन्न हो गया उसके विपरीत दिशा में, तो ये कहाँ खींच रहा है? ऊपर, तब ना बैलेंस बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, ये गोलक है, भारी है, तो द्रव्यमान उसका कहाँ की ओर बल लग रहा है? नीचे की ओर, लेकिन ये धागा है उसको संभाले हुए, भैया ना जा, मेरे साथ बंधे रहा, ये ऊपर की ओर खींचता है, और इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? टेंशन। जब हम इसको इधर करेंगे तो थोड़ा सा ये मुड़ जाएगा, ये थीटा कोण बन जाएगा, इसको हम बोलेंगे कोणीय विस्थापन। इसको हम क्या बोलेंगे? कोणीय विस्थापन। अब ये यहां से यहां तक चला गया तो इसको x आ गया, है ना, इसको हम बोलेंगे रेखीय विस्थापन। ये क्या हो गया? रेखीय विस्थापन। और इस गोलक का जो भार लगेगा, तो भार हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है सीधे, उस भार का नाम क्या होता है? mg, ठीक है। अब इसके दो टुकड़े हो जाते हैं, है ना। माने एक पिता के दो लड़के हों और दो ठो काम हो, तो बोल देते ना, यार तुम उधर चले जाना, उसको देख लेना, तुम उधर चले जाना, इसको देख लेना। ये भी बोलता है, ये दो लोगों को पैदा कर देता है, mg cos थीटा और mg sin थीटा, दो घटक बनाता है। बोलता है भैया तुम mg cos थीटा इसको संभालो, ये खींचा रहा है ऊपर और तुम इसको खींचो कहाँ? नीचे, इसको संतुलित करो। और जो इसका mg sin थीटा, तुम एक काम करो, अब तो संतुलित होगा, तुम इधर उधर मटकाओ, इसको घुमाओ। घुमाने का काम कौन करेगा? mg sin थीटा, और इसको संतुलित करने का काम करेगा mg cos थीटा। तो mg कितने घटकों में बट गया? दो घटकों में, संभालने के लिए कि तुम इसके टेंशन को संभालो उसको, ठीक है, और तुम जो है इसको क्या करो? चलाओ, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है। अब चित्र के बारे में थोड़ा सा लिख देंगे। माना एक सरल लोलक है जिसकी लंबाई L है, कोणीय विस्थापन थीटा है, रेखीय विस्थापन x है, तनाव T है, ठीक है, और इस पर गोलक पर लगने वाला भार mg है, जिसे दो घटकों में वियोजित किया गया है, mg sin थीटा, mg cos थीटा। इस तरह से हमको यहाँ पर शब्द बनाना है। तो चलो बोलो तो पहले। माना एक सरल लोलक है,
कोणीय विस्थापन थीटा, हाँ तनाव टी है। इसका भार, पहले इसका भार mg है, जिसे दो भागों में बांटा गया है या दो घटकों में वियोजित किया गया है। नंबर डाल देना, पहला mg cos थीटा और mg sin थीटा। ठीक है, फिर उसके आगे लिख देना mg cos थीटा तनाव को संतुलित करता है। mg cos थीटा क्या, तनाव को संतुलित करता है, जबकि mg sin थीटा प्रत्यानयन बल लगाता है। प्रत्यानयन बल यही जो इनको हिलाता डुलाता है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रत्यानयन बल लगाता है। अतः समझ में आ गया। लास्ट में ये हो गया कि mg को दो घटकों में वियोजित करते हैं, mg cos थीटा और mg sin थीटा, जिसमें mg cos थीटा तनाव, डोरी के तनाव को संतुलित करता है और mg sin थीटा प्रत्यानयन बल को लगाता है या संतुलित करता है, जो भी कर लो। ठीक है, तो चलो इसके बाद हमको ये स्टेप लिख देना। ऊपर तो लिख दिए प्रत्यानयन बल लगाता है, तो यहाँ पर लिखा है F इक्वल टू क्या, माइनस mg sin थीटा। हम अभी बोले ना कि जो mg sin थीटा है वो क्या लगाता है, प्रत्यानयन बल, और प्रत्यानयन बल हमारे विपरीत होता है, मतलब जो बाहर का बल है उसके विपरीत लगता है। यदि मैं स्प्रिंग को खींच रहा हूं तो मेरा बल जो है वो खींचने का हो गया, लेकिन स्प्रिंग भी अपनी तरफ खींच रही है, तो जो उसका बल है वो उसका क्या कहलाया, प्रत्यानयन बल। तो मेरे विपरीत हुआ ना, इसलिए हम इसको क्या लिख दिए हैं, माइनस। समझ में आया इतना। आगे का स्टेप देखते हैं। अब अल्प कोण के लिए, तो अल्प कोण के लिए यहाँ पर हम ये कर देंगे F इक्वल टू mg थीटा और बगल में क्या लिख देंगे, अल्प कोण के लिए। जब कोण छोटा होता है तो साइन कॉस टेन का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए यहाँ से साइन हम हटा देना है, यहाँ पर माइनस लगा रहेगा और बाकी सारी चीज़ों को हम क्या कर दिए, उतार दिए। लाइन समझ में आ गई। पहला स्टेप क्या लिख दिया हो, F इक्वल टू mg साइन थीटा। फिर ये कंडीशन लगाएंगे तो साइन थीटा को क्या करेंगे, हटा देंगे, माने साइन भर हटा देंगे, थीटा रहेगा, तो ये बन गया। क्लियर हो गया। अब अगले स्टेप में देख लेते हैं कि ये F इक्वल टू क्या है, ma। तो यहाँ F की जगह क्या लिख देते हैं, ma, और ये क्या हो गया, माइनस mg थीटा। एक चीज और है, यहाँ पर मुझे इनका मान रखना है। यहाँ पर थीटा का मान जो होता है ना, ये होता है x/L। क्यों होता है भी बात करते हैं। अब इसमें मान रखेंगे, देखना यहाँ पर मैं क्या लिख दूं, m। नीचे देखो इसमें क्या रखना है, a की जगह पर, हाँ जो हम रखते जाएंगे बगल में लिखते जाएंगे। f का मान रखे तो f इक्वल टू क्या लिख देंगे, ma। इसके बाद अभी नहीं लिखना है वैष्णवी, a की जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर x बराबर ये हो गया माइनस mg, और थीटा की जगह लिखना है xl। ये कैसे हो गया, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण का सूत्र क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो कोण के सामने जो चाप है उसका मान कितना है, x, और इसकी त्रिज्या क्या मानेंगे, l, इसलिए x/L हो गया। समझ में आया। थीटा की जगह क्या लिखोगे, x/L। तो यहाँ पर हम दो चीज बदले, तो यहाँ कोष्टक में लिखेंगे a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x, और थीटा बराबर क्या लिखेंगे, x/L, है ना, बराबर लिख देना चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, इसमें कुछ कलाकारी करते हैं, देखते हैं कौन कौन कटेगा। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर। देखते हैं, m से m कट जाएगा, x से x कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा है, ऊपर बचा g और बटे l होगा। ठीक है, इसका स्क्वायर हटा देंगे तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा √g/L। फिर ओमेगा का भी मान होता है, ओमेगा का मान देखो क्या लिखा है, 2πν। तो यहाँ ओमेगा की जगह यहाँ पर लिख दूं, ओमेगा की जगह लिख देता हूँ 2πν बराबर, उधर क्या बचा है, √g/L। ठीक है, अब यहाँ पर 2π को भेज देते हैं तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा, 1/2π√g/L। ठीक है, न्यू का मान भी क्या होता है, 1/t। तो यहाँ पर न्यू की जगह लिख देंगे 1/t, कल जैसे ही कुछ है। ठीक है, 1/2π
जी अपॉन एल। अब क्या करना होता है, हाँ इसको उल्टा करना होता है, तो टी कहाँ जाएगा ऊपर, 2 पाई भी कहाँ चला जाएगा ऊपर, उल्टा करेंगे इसको, टी को ऊपर लिख दिए तो सब उल्टा हो जाएगा और ये हो जाएगा एल अपॉन जी। अब आ गया, यही जो है आवर्तकाल का सूत्र है इसके।